हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑफिसर एकेडमी में। जैसा कि हमने बिहार के रिवीजन सीरीज़ में हम बिहार के प्राचीन इतिहास ख़त्म कर चुके हैं। बिहार स्पेशल में बिहार के मध्यकालीन इतिहास ख़त्म कर चुके हैं। आज इसी के क्रम में चलेंगे बिहार का आधुनिक इतिहास। तो चलिए, आप लोग को लेट होता है तो थोड़ा सा वीडियो क्योंकि व्यू नहीं आता है, थोड़ा सा हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। बाकी कोशिश करेंगे। और एग्ज़ाम का डेट भी जो है सो 13 दिसंबर को संभावित दे दिया गया है PT 70 का। तो आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर पसंद आए तो। देखिए, बिहार का आधुनिक इतिहास हम मानते हैं बिहार में आधुनिक इतिहास की स्टार्टिंग होता है जब यूरोपियों का आगमन होता है हमारे भारत में। इसी क्रम में बिहार है तो बिहार में हम देखेंगे यूरोपियों का आगमन। देखिए, मुग़ल शासन के दौरान, चैप्टर का नाम है एक सेकंड दोस्तों, बिहार में यूरोपियों। देखिए, मुग़ल शासन के दौरान पटना एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, उसके वहाँ पे जो है सो अपने सूती वस्त्र, रेशम उद्योग, नील, नमक के लिए प्रसिद्ध है। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनिश और अंग्रेज जैसे कई यूरोपीय देशों को पटना की समृद्धि से लुभाया गया और इस तरह व्यापार संबंधित में स्थापित करने के लिए बिहार में प्रवेश किया गया। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे कि बिहार में यूरोपियों का आगमन हुआ। तो सबसे पहले आया था पुर्तगाली आया था बिहार में। तो एक्चुअली बिहार में पुर्तगाली अपना फैक्ट्री ने स्थापित किया था। ये उस समय बंगाल में हुगली नदी के किनारे, हुगलू जो है सो वहाँ पे किया था। हुगली जो है सो बंगाल का था, लेकिन जब ये 17वीं शताब्दी में प्रवेश किया था तो उस समय जो है सो बंगाल में जो हमारा बिहार भी था। तो संयुक्त भी बंगाल में बिहार था, उड़ीसा था और झारखंड था और बंगाल था। तो इसीलिए हम चलते हैं पहले पुर्तगाली। 17वीं शताब्दी में बिहार में प्रवेश करने वाली पहली यूरोपीय थे। उन्होंने बंगाल के हुगली में अपना कारखाना स्थापित किया, लेकिन अक्सर पानी के चैनल या सड़क के माध्यम, यानी कि अक्सर समुद्र मार्ग से या सड़कों के माध्यम से व्यापार करने के लिए पटना जाते थे। बिहार में पुर्तगालियों द्वारा खरीदी जाने वाले मुख्य वस्तु था कालीन, खर्श और पतले सूती कपड़े थे। वो अपने साथ मसाले और चीनी मिट्टी जो है सो लाया करते थे और वस्तु जो सो विनिमय की काम करते थे। वो अपना वस्तु लाके और सूती वस्त्र के बदले व्यापार के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। जैसे कि वाटर सिस्टम था, यानी कि पहले क्या था, वस्तु विनिमय। वो अपना वस्तु लेके आते थे, यहाँ के वस्तु लेके जाते थे, ऐसे प्रदान होता था। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल आया था, लेकिन ये क्या था, हुगली नदी, यानी कि बंगाल की बात करेंगे, बंगाल में था ये। बिहार अभी जो सो जो बिहार प्रांत की बात करें इसमें नहीं था, लेकिन उस समय बिहार था बंगाल में ही, इसलिए हम बंगाल में या बिहार में आने वाले पहली कंपनी की बात करते हैं। उसके बाद आता है डच आता है 1632 में। डच कंपनी वर्तमान में पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में अपना कारखाना स्थापित किया। और डच जो था वो क्या था, सूती वस्त्र, नमक, अफीम और खदान में रुचि रखते थे। डच कंपनी इसके लिए रुचि रखते थे। एक हम आपको क्रम थोड़ा समझा देते हैं थोड़ा सा कि कैसे कैसे अगर बात करें आगमन हमारे भारत में हुआ था। देखिए, अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था। वास्को डी गामा का नाम सुने होंगे, जो 1498 ईस्वी में आए थे। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आया था। उसके बाद आया था भारत में ब्रिटिश आया था, अंग्रेज आया था, जो कि 1600 ईस्वी में आया था। तीसरा नंबर की कंपनी थी डच, जो कि 1602 ईस्वी में आया था। उसके बाद आया था डेनिश, मतलब व्यक्तियों की बात करें आगमन की।
फिर आया था डेनिस 1616 में आया था, और उसके बाद आया था फ्रेंच जो कि 1664 ईस्वी में आया था। क्रम की हम बात की हैं, उसी क्रम में हम चल रहे हैं। बिहार में पुर्तगाल सबसे पहले आया था, लेकिन पुर्तगाल हमारे बिहार में नहीं था अभी प्रॉपर, वो संयुक्त बंगाल में ही थे बिहार, इसीलिए पहले बिहार को मानते हैं। ठीक है। दूसरा है डच जो कि प्रॉपर अभी वर्तमान पटना में, जो पटना है बिहार में ही है, उसका राजधानी है। तो चलिए नेक्स्ट कंपनी जो आया था, जो नेक्स्ट था डच में, और भी है देखते हैं। डच था 1662 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने डच को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया। जिस समय डच आया था उस समय जो मुगल सम्राट औरंगजेब था, औरंगजेब ने क्या बोला कि बिहार को, बंगाल में और उड़ीसा में, तीनों में व्यापार करने का अधिकार किसको दिया? डच को दिया। 1665 में एक डच यात्री ट्रेवनियर पटना आया और बाद में छपरा की यात्रा किया। ट्रेवनियर याद रखिएगा। फिर बोलता है सॉल्ट पीटर के व्यापार अधिकारों को लेकर फ्रांसीसी, ब्रिटिश और डच कंपनियों के बीच विवाद हुआ। अब यहाँ पे आता जो सो सॉल्ट पीटर क्या था? सॉल्ट पीटर एक रासायनिक जो सो अकार्बनिक पदार्थ है जिसका उपयोग हम, जैसे कि पहले के अभी भी मांस, मछली, पनीर को सुरक्षित रखने के लिए करते थे, जिससे पनीर को सख्त होते फटने से बचाते था। यहाँ तक कि बारूद में भी हम क्या कर, ज़्यादातर उस समय बारूद में उपयोग करने के लिए सॉल्ट पीटर की बहुत आवश्यकता था। तो सॉल्ट पीटर। फिर बोलता है कि नवंबर 1759 में अंग्रेज़ों ने बेदार के युद्ध में डच को हरा दिया। याद रखिएगा, किसने हराया है? अंग्रेज़ ने, ब्रिटिश ने हराया है। किसको हराया है? डच कंपनी को। तो किसमें कौन सा युद्ध है? बेदार का युद्ध। ठीक है। फिर 10 जुलाई 1781 को ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर्स मेजर हार्डिंग ने पटना में डच गोदाम पर कब्जा कर लिया। जब हार गया तो कौन किया? ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया पटना में डच गोदाम पे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने छपरा और सिंघिया के डच कारखानों पर भी कब्जा कर लिया और 1784 में पटना का गोदाम डच को वापस दे दिया गया। यानी कि फिर आगे चल के 1784 में पटना का जो गोदाम था डच का, वो क्या किया? वापस कर दिया गया डच को। अब आता है फ्रेंच क्या था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में फ्रैंकोइस मार्टिन ने किया था और वे लगातार डच कंपनी के साथ संघर्ष में थे, क्योंकि दोनों किसके लिए था? सॉल्ट पीटर चाहते थे। और सॉल्ट पीटर का उपयोग क्यों? बारूद में ज़्यादा उपयोग, कोई सामान खराब होने से बचाने के लिए सॉल्ट पीटर का उपयोग करते थे। इसके लेके क्या हुआ? ब्रिटिश और फ्रेंच में युद्ध होता, संघर्ष होता है। ठीक। फिर बोलता है, चलते हैं 1734 में उन्होंने पटना में एक व्यापारिक केंद्र और गोदाम की स्थापना किया। व्यापारिक केंद्र और गोदाम कितना? 1734 ईस्वी में। किसने किया था? फ्रेंच ने किया। फ्रेंच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच व्यापार को लगातार लेकर तनाव था, जिसके कारण 1757 में अंग्रेज ने चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। किसने किया? अंग्रेज। देखिए, जिस तरह से अंग्रेज बाद में आया ना, वो भारत छोड़ के ही बाद में जाता है। ऐसे कह सकते हैं बाद में तो गया है पुर्तगाल ही है, क्योंकि पहले आया लास्ट में गया, क्योंकि सबसे जो अभी न्यूनतम जो प्रदेश जगह छोड़ गया था गोवा, पुर्तगाल ने छोड़ गया था। 1964 में शायद गया था छोड़ के। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, जो गुलाम बनाया वो अंग्रेज़ों ने बनाया ज़्यादा। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय के बिहार के जनरल को पटना से खरीद दिया। देखिए, बिहार के जनरल क्या किया? पटना से खरीदे। कौन सा? प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको? फ्रेंच के जो जनरल था उसको क्या किया? भेज दिया, खरीद दिया, और फ्रांसीसियों के सभी गोदाम पर कब्जा कर लिया गया। फिर किस पे? फ्रांसीसी के सभी गोदाम पर कब्जा किसने कर लिया? ब्रिटिश ने कर लिया। अब आता है डेनिश द कंपनी था, डेनमार्क का था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी दो अलग अलग कंपनी को संदर्भित करते थे, जिसमें पहली कंपनी 1616 में से लेके 1650 के बीच संचालित होती थी और दूसरी कंपनी 1670 से लेकर 1729 के बीच अस्तित्व में आती है।
डेनिस जो थे एशियाटिक कंपनी की स्थापना 1730 में हुई थी। डेनिस एशियाटिक कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1730 में। इस कंपनी ने भारत और बिहार में डेनिस व्यापार को पुनर्जीवित किया। कौन कंपनी? डेनिस एशियाटिक कंपनी ने। फिर उन्होंने 1764 में नेपाली कोठी पटना में सॉल्ट पीटर को संसाधित करने के लिए एक कारखाना खोला और डेनमार्क ने अंततः 1845 में भारत की अपनी शेष कंपनी बस्तियों को बेच डाला। बेच के डेनिस निकल चले। अब आते हैं ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों पे। अंग्रेज जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सॉल्ट पीटर के व्यापार के लिए पटना के आलमगंज में 1620 ईस्वी में अपना कारखाना स्थापित किया और हालांकि कारखाना 1621 ईस्वी में बंद कर दिया गया। पहले तो खोला 1620 ईस्वी में, लेकिन फिर 1621 में कारखाना को बंद कर दिया गया। अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल और पीटर मुंडी ने शाहजहां के शासन में पटना में 1630 से लेकर 1634 का दौरान, शाहजहां कौन था? मुगल सम्राट था। फिर 1651 में कंपनी ने गुलजार बाग में एक कारखाना स्थापित किया। यानी कि 1621 में जो बंद किया, उसके बाद 1651 में कंपनी खोला है। देखिए, यहाँ से कुछ और हमें सीख मिलता है। अगर सच में कोई काम करना है तो धीरे धीरे किया जाता है काम को। कोई भी काम को जल्दीबाजी करने में 90% चांस है कि वो काम गलत होने की संभावना बढ़ जाता है। इसलिए हम जब भी काम करेंगे धीरे धीरे करेंगे। अब बताइए, कंपनी तो खोला, जल्दी में बंद हो गया, लेकिन फिर इन्होंने सोच विचार की, एकदम बहुत अच्छी जगह समझ के फिर से एक कारखाना का खोलता है 1651 में। सॉल्ट पीटर का उत्पादन बिहार के मुख्य रूप में से पटना के पड़ोस में किया जाता था, जहाँ यह बहुत आयत में उपलब्ध था, बहुत ज़्यादा उपलब्ध था सॉल्ट पीटर। फिर बोलता है अंग्रेज ने, उन्होंने बिहार के उन क्षेत्रों को नियंत्रित किया। नहीं, अंग्रेज बिहार में किसी भी यूरोपीय शक्ति के अधिक शक्तिशाली होने का, सोचिए, बिहार में किसी भी यूरोपीय शक्ति से अधिक शक्तिशाली होकर उभरे। कौन? अंग्रेज। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था? अंग्रेज। उन्होंने बिहार के उन क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करना शुरू कर दिया जो अफीम के उत्पादन के लिए लोकप्रिय थे। पहले तो सॉल्ट पीटर पे किया, फिर किस पे किया? अफीम के उत्पादन वाला पे, जहाँ पे होता था वहाँ पे अपना अधिकार जो है सो जताना स्टार्ट किया, नियंत्रित करना। कैलिको कपड़ों, जिसको बोलते हैं सूती कपड़ा, वो सूती कपड़ा के व्यापार के लिए पटना महत्वपूर्ण था। यानी कि पटना क्या क्या है? देखिए, पटना सेंट पीटर के लिए, जो सॉल्ट पीटर था वो सॉल्ट पीटर, फिर क्या हो गया? अफीम में बिहार में आता है, फिर सूती कपड़ा। 1680 में बिहार के सूबेदार इस्ता खान ने ब्रिटिश कंपनियों से व्यापार पर 3.5% टैक्स वसूला। 3.5% टैक्स उसला। आजी मुस्तान को 1697 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया, आजी मुस्तान को, और उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडियन कंपनी को बिहार में व्यापार की अनुमति दे दी। क्या दिए? बिहार में अंग्रेज जो थे उनको अनुमति दे दिया कि आप कंपनी खोल सकते हैं और चला व्यापार कर सकते हैं। जिसके बाद 1703 में अंग्रेजी कारखाने को फिर से स्थापित किया गया। 1713 में फारुखसियार के शासन के दौरान पटना का कारखाना बंद कर दिया गया, लेकिन 1717 में उसने फिर से अंग्रेज़ों को बिहार में और बंगाल में व्यापार करने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार 1718 में पटना के कारखानों को फिर से खोला गया। यानी कि अंग्रेज़ क्या कर रहा? कारखाना खोल रहा, बंद कर रहा, खोल रहा, बंद कर रहा, खोल रहा, बंद कर रहा, ताकि धीरे धीरे अपना पैर पसारते जा रहा है। क्योंकि एक बार पैर पसार लिया तो तुरंत कर सकता है, धीरे धीरे चोट खाओ मारो, चोट खाओ मारो, चोट खाओ मारो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो पूरा साम्राज्य पे विस्तार कर लेता अंग्रेज़ों ने इंडिया का। 1733 में अलीवर्दी खान को बिहार के नायब नाजिम के रूप में नियुक्त किया। ठीक है। फिर 1740 में अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को मार डाला।
और बंगाल और बिहार के नियंत्रण कर लिया। कौन? अली वर्दी खान जो थे, किसको किया? सरफराज खान को मार डालता। कब? 1740 में। उन्होंने सम्राट मोहम्मद शाह से एक बड़ी राशि भुगतान करके वैधता प्राप्त की और 1750 में नवाब अली वर्दी खान के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री बंद कर दी। 1767 में सिताब राय को बिहार के नवाब के रूप में सिंहासन दिया और थॉमस रनबोल्ट पटना में ब्रिटिश कारखाने का प्रमुख थे। अब दो युद्ध होता है, निर्णायक युद्ध इसको बोलते हैं। एक होता है प्लासी का युद्ध होता है और एक होता है बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध हम देखते हैं। एक्चुअली प्लासी के जो युद्ध निर्णायक युद्ध है, इसमें ज़्यादा युद्ध नहीं होता है। ये क्या होता है, एकदम कह सकते हैं तो गोपनीयता तरीका से पेपर वर्क होता है, पेपर पर युद्ध जीत लेता है। लेकिन हाँ, बक्सर के युद्ध में ये याद दिलाता है अंग्रेज़ कि हम भी कोई चीज़ से कम नहीं है। तो चलिए देखिए, निर्णायक युद्ध में दो है, एक प्लासी का युद्ध जो कि ये बंगाल में जगह है, एक बक्सर का युद्ध जो कि बिहार में जगह है। देखिए ये है 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और सिंहासन पर पहुंचने के तुरंत बाद वह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष करता है। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ मीर जाफर के साथ एक साजिश किया और 1757 में प्लासी के युद्ध में नवाब को हराया। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। मिला लिया, बंदा को नियुक्त किया। 1756 में अंग्रेज़ों ने पटना में बिहार में कई कारखानों की स्थापना की और 1758 में सल्ट पीटर पर व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। यानी कि एकलौता बंदा यही व्यापार कर सकता है। कौन? अंग्रेज। 1760 में अंग्रेज़ों ने मीर जाफर की जगह ली और मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बंगाल से मुंगेर बिहार में स्थानांतरण किया और जल्द ही अंग्रेज़ों और नवाबों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। और यही मतभेद होता है तो आगे चल के बक्सर के युद्ध होता है। 2 सितंबर 1763 को उदावाला के युद्ध में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया और अंग्रेज़ों ने पटना के मुरफगंज और कर्नलगंज इलाकों पर कब्जा कर लिया। कर्नलगंज। तो बस ये क्या, एक कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो प्लासी का युद्ध था, ये एक निर्णायक युद्ध नहीं था, कह सकते हैं ये पेपर पर पे ही आराम से युद्ध कर लिया गया। समझे? प्लासी के युद्ध में कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा ओवरऑल बात कर लेते हैं। देखिए प्लासी के युद्ध जो हुआ था, अगर यहाँ डेट पूछ देगा तो याद रखिए, कहीं पूछ भी देता है 17 जून 1957 है। डेट हम बता देते हैं, 17 जून 1957। इसमें देखिएगा, क्लाइव ने नवाब के संबंधियों पर अधिकारी जैसा मीर जाफर जो कि सैन्य प्रमुख था, मनिक चंद कलकत्ता का प्रभावी था। ठीक है, प्रभारी जो नहीं होता अधिकारी, मनिक चंद। फिर अमीन चंद जो था पूंजीपति था। जगत सेठ जो है सो बैंकर था। घसीटी बेगम जो नवाब की मौसी थी। ये सब मिलकर क्या किया, आपस में मिलकर फिर अपना युद्ध में आता है। और पलासी जो था बंगाल के एक नदियाँ जो जिला है भगिया तट पर था अवस्थित, बंगाल का, जिसका अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन किया था? क्लाइव ने किया था। चलिए अब हम देखते हैं, अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन था। देखिए प्लासी के युद्ध में जो मैदान में था, दो तरफ, एक तरफ नवाब का सेना था, दूसरा तरफ अंग्रेज था। जिधर नवाब का सेना था उधर मीर जाफर था जो सेनापति था। अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड क्लाइव था जो कि सेनापति था। नवाब के इधर स्वयं नवाब सेना के बीच में था और लगभग 40 से 50 हज़ार सैनिक था और उधर लगभग 2200 सैनिक था। उसके बाद भी रणनीति से क्या होता है, प्लासी के युद्ध जीत लेता है अंग्रेज। अब आते हैं बक्सर के युद्ध पर। बक्सर के युद्ध में देखिए, बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में होता है।
ठीक। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में करने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी और शाह आलम द्वितीय मुगल शासक जो मीर कासिम जो बंगाल के, देखिए यहाँ क्या, मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला जो कि अवध के नवाब था, के नेतृत्व में संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया और संयुक्त भारतीय सेना की हार हो गया। एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ मुगल शासक था, बंगाल के नवाब था, अवध के नवाब था, संयुक्त सेना था, सब एक तरफ। फिर भी ब्रिटिश जो है सो अपनी पूरा ताकत लगा के जीत लेते हैं। लॉर्ड क्लाइव के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 12 अगस्त 1765, एक साल बाद 1765 में मुगल शासक आलम द्वितीय के साथ 16 अगस्त 1965 को अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद के 2 अलग अलग संधियों पर हस्ताक्षर कर लिया। कंपनियों को बंगाल और बिहार के अधिकार दे दिया गया। अब यहाँ से पहला अपना कदम उठा दिया, ठीक। उन्होंने बंगाल प्रांत और अवध के कुछ हिस्सों के राजस्व के संग्रहण प्रबंधन करने का भी अधिकार मिला अंग्रेज को, जिसके वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार का प्रशासन करने के लिए डिप्टी गवर्नर का पद बनाया और रॉबर्ट क्लाइव ने सिताव राय को बिहार के नायब मतलब उप नवाब इसको बोलते हैं, दीवान नियुक्त किया और बिहार के सामान्य प्रशासन को परिषद के प्रभाव को छोड़ दिया गया। किसको? जो प्रशासन को परिषद के प्रभाव को छोड़ दिया गया। 1770 में पटना की राजस्व परिषद का गठन किया गया, जिसके बाद 1781 में बिहार के राजस्व प्रमुख नामक पद को बदल दिया गया। पहले क्या, पटना की राजस्व परिषद को क्या किया, 1781 में बिहार के राजस्व प्रमुख बना दिया गया, नाम बदल दिया गया। अब आते हैं गोलघर। देखिए गोलघर ये पटना में है। गोलघर क्या था, इस समय क्या हुआ था, जिस समय गोलघर का निर्माण हुआ था उस समय एक बड़ा सा अकाल आया था, भुखमरी में मतलब अनाज था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। तो क्या हुआ, एक गोलघर बनाया गया, इसमें अन्न का भंडारण बनाया गया था बनने के लिए। 1783 में जब बिहार में अकाल पड़ा, बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ने पटना में गोलघर नाम के गुंबद के रूप में आकार का विशाल अन्न भंडार का निर्माण करने का आदेश दिया। इसे जॉन गस्टिन ने डिजाइन किया और इसका निर्माण 28 जुलाई 1786 को अकाल से निपटने के लिए किया गया था। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है बिहार में आदिवासी विद्रोह, और आदिवासी विद्रोह से लगभग 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए महत्वपूर्ण, सबसे पहले नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 ईस्वी में उन स्थानों पर उभरा जहां सॉल्ट पीटर का निर्माण किया जाता था, अर्थात हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया, ये सब जगह पे क्या हुआ, नोनिया विद्रोह हुआ। सॉल्ट पीटर का उत्पादन बिहार में नोनिया नामक जाति द्वारा किया गया था। सॉल्ट पीटर का उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटक यानी कि बारूद के उत्पादन के लिए किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस समूह को शोषण किया और जिसके कारण इन लोगों ने खुद को विद्रोह समूह में संगठित किया, क्योंकि सॉल्ट पीटर निकालना था अंग्रेज को और ये दोनों में झड़ा हुआ, दोनों अपना शोषण करना स्टार्ट किया तो विद्रोह कर दिया। सन्यासी विद्रोह यह बंगाल और वर्तमान बांग्लादेश में 1762 ईस्वी में शुरू और 1774 तक जारी रहा। इसकी शुरुआत सन्यासी मतलब हिंदू संतों और मुस्लिम फकीरों ने की थी। वे अपना अधिकार स्थापित करने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट हुआ और उन्होंने ढाका में अंग्रेजी कारखानों पर कब्जा कर लिया और बिहार के सारण, पूर्णिया और तिरहुत क्षेत्रों में इसका विद्रोह छोटा केंद्र था।
सन्यासी विद्रोह। अब आता है तमार विद्रोह। आदिवासी समूह उराव, मुंडा, हो, कोल समूह विदेशी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए। जो विद्रोह 1789 में उराव जनजाति द्वारा शुरू किया गया था, बाद में अन्य आदिवासी समूह भी विद्रोह में शामिल हो गया और इस विद्रोह का मुख्य कारण जनजातियों की कृषि व्यवस्था पर प्रतिबंध था और जिसने इस लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। और इस विद्रोह का नेतृत्व तमार क्षेत्र में भोलानाथ सहाय ने किया था। इस आंदोलन को 1832 ईस्वी में अंग्रेज ने दबा दिया और तमार क्षेत्रों पर अपना कब्जा जता लिया। फिर आता है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह 1787 ईस्वी में कंपनी ने चूरामन को चेरो के राजा के रूप में रखा, जिसने लोगों में से भारी कर लिया गया। चूरामान ने किसानों, आदिवासियों और गरीब ग्रामीणों का शोषण किया, जिसके कारण राज्य में क्रोध और अशांति हो गया। इससे 1800 में सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ और इसे जल्द ही अंग्रेजों ने दबा दिया। फिर था हो विद्रोह। हो विद्रोह क्या था? हो विद्रोह 1865 में वन विनियम अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को पेड़ या ब्रूशवुड से आच्छादित किसी भी भूमि को सरकारी वन घोषित करने और अपनी पसंद की शर्त के तहत इसका प्रबंधन करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया। और इस अधिनियम ने आदिवासी उपयोगकर्ताओं के अधिकारों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। छोटानागपुर को हो और मुंडा जनजाति ने पहले 1820 से 22 में कंपनियों की सेनाओं के खिलाफ विद्रोह किया और फिर 1831-1837 तक ब्रिटिश जारी रहा। वे राजा परहत के अधीन ब्रिटिश शासकों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ उठे। वे अंग्रेजों द्वारा सी भूमि के कब्जे के खिलाफ थे। परिणाम 1878 में एक अधिक व्यापक वन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें संरक्षित और आरक्षित वनों को वन भूमि और उपज पर आदिवासियों को अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। इस अधिनियम ने आदिवासी समूहों की पारंपरिक आम संपत्ति की प्रकृति को मौलिक रूप में बदल दिया और इसे राज्य संपत्ति बना दिया गया। अब आते हैं मुंडा विद्रोह। यह मुंडा जनजाति ने ब्रिटिश नियमों और उनके स्थानीय एजेंटों, मुख्य रूप से साहूकारों के खिलाफ था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आंदोलन कृषि सुधार और राजनीतिक उद्देश्यों के साथ धार्मिक आंदोलन या विद्रोह उलगुलान है। कोल विद्रोह क्या था? 1831 से 32 में कोल विद्रोह का नेतृत्व छोटानागपुर में बुद्ध भरत ने अपनी भूमि पर ब्रिटिश शासन के विस्तार और सिख और मुस्लिम किसानों जैसे बाहरी लोगों को अपनी भूमि के हस्तांतरण के खिलाफ किया। आंदोलन ने बड़े पैमाने पर रांची, शिवभूमि, हजारीबाग, पालुम और मानभून के पश्चिम हिस्सों पर असर डाला। बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान के बाद इस विद्रोह को दबा दिया गया और इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण पूर्व सीमांत एजेंसी नामक एक प्रांत का गठन किया गया। फिर आता है भूमिज विद्रोह का नेतृत्व 1832 से 33 में सी भूमि और बीरभूम में गंगा नारायण ने किया था। विद्रोह का कारण अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व में वृद्धि, बीरभूम के राजा मुंशीफ, इंस्पेक्टर, जमींदारों द्वारा आदिवासी का शोषण था।
इसीलिए ये विद्रोह किया गया था। 26 अप्रैल 1832 में शुरू हुआ और बीरभूम के दीवान की हत्या कर दिया गया और गंगा नारायण सिंह ने सक्षम नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन वह 7 फरवरी 1833 को ठाकुर चेतन सिंह द्वारा एक युद्ध में मारे गए। अब आते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ 1855 से 56 में सिंधु और कान्हू ने इसका नेतृत्व किया। राजमहल पहाड़ी में संथालों में राजस्व अधिकारी, पुलिस, साहूकारों, जमींदारों आदि द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह किया गया था। संथालों ने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा की और 1854 में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। परिणाम क्या निकला? 1856 में व्यापक सैन्य अभियान के बाद स्थिति को नियंत्रित में लाया जा सके और सिंधु की मृत्यु 1855 में हुई, जबकि कान्हू को 1866 में गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप संथाल परगना अंग्रेज द्वारा बनाया गया था और एशले एंडन इसके पहले जिला कलेक्टर बने। तो दोस्त पानी वानी पी लेते हैं। फिर आते हैं लोटा विद्रोह। यह आंदोलन 1856 में पीतल के बर्तनों और पीतल के बर्तनों और लोटा को वापस लेने और जेलों में मिट्टी के बर्तन पेश करने के ब्रिटिश सरकार ने फैसले को खिलाफ शुरू किया। मतलब ये विद्रोह कब हुआ था? ब्रिटिश जो सो जेल में लोटा को वापस करके मिट्टी के बर्तन दे दिया था, इसीलिए विद्रोह किया गया था। आरा और मुजफ्फरपुर जेलों के कैदियों ने इस आंदोलन को शुरुआत किया। इसने कैदियों को धार्मिक भावनाओं को प्रभावित किया, क्योंकि पीतल धार्मिक संवेदना से जुड़ा हुआ था और शहर से लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और जेलों पर हमला कर दिया गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया और फिर से पीतल के बर्तनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई। अब आता है सरदारी विद्रोह। सरदारी विद्रोह 1858 में यह एक कृषि आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। ईसाई आदिवासी किसानों ने कृषि में बेगारी प्रथा को समाप्त करने के लिए दमनकारी जमींदारों के खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का उद्देश्य कृषि पद्धतियों में भूमि सुधार करना था। सफहार, इसे खेरवार आंदोलन भी कहा जाता है। 1868 में भागीरथी माझी द्वारा शुरू किया गया था। भागीरथ माझी द्वारा इसका नेतृत्व संथालों ने किया और एक ईश्वर की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया। भगीरथ ने खुद को संथाल का राजा घोषित किया और एक अलग संथाल राज्य की मांग की। इसका उद्देश्य दृष्टबोगा के बलिदान को रोकने के लिए सामाजिक सुधार किया। ताना भगत 1914 में उराव जनजाति ने ताना भगत आंदोलन को शुरुआत किया। ताना भगत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था जिसे बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। जात्रा भगत इस आंदोलन के प्रमुख नेता था। अन्य नेताओं ने बलराम भगत, भीखू भगत, शिबू भगत आदि शामिल थे। ताना भगत आंदोलन की विशेषता है कि इसमें हिंदू प्रथाओं को बड़े पैमाने पर अपनी विचारधाराओं में शामिल किया गया। आंदोलन के आदिवासियों ने नेतृत्व ने विदेशी शासकों, जमींदारों को, ठेकेदारों को
और खिलाफों क्या लड़ाई शुरू कर दिया। और इस आंदोलन ने अंग्रेजों द्वारा लाए गए करों को भी विरोध किया गया। इस आंदोलन में हिंसा को हथियार के रूप में स्वीकार किया गया। अब आता है भावी आंदोलन। इससे पहले हम कुछ आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे कि कुछ कुछ डेट है, इसमें हम लिख देते हैं। ये ताना भगत विद्रोह है ना। तो ताना भगत विद्रोह तो लिखा हुआ कितना कब हुआ था? ये हुआ था 1913-14 में। कहाँ हुआ था? जगह क्या था? गुमला। जगह का नाम स्थान क्या था? गुमला। और इसका नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ये जतरा भगत। उसके बाद देखिए एक है सरदारी मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह देखिए, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो ये भी लिख लीजिए। मुंडा विद्रोह का जगह 1895 से लेकर 1900 के बीच। कहाँ हुआ था? छोटे नागपुर के जगह में। कहाँ हुआ था? जगह कहाँ था? छोटा नागपुर। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान, सॉरी, ये झारखंड में है। और नेतृत्व कौन किया था? बिरसा मुंडा। ये तो लिख लिया। फिर आते हैं हो विद्रोह। देखिए, हो विद्रोह कब हुआ था? ये होता 1820 से लेके 21 तक। ठीक है, 20 से लेके 21 तक हुआ था। इसका क्षेत्र कहाँ था? सिंहभूमि। सिंहभूम ये कहाँ है? झारखंड में है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसमें वैसा दिया हुआ लगभग नहीं है। अब देखिए संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह तो लिखा हुआ फिर भी 1855 से लेकर 56 तक, जो इम्पोर्टेंट बताते हैं। कहाँ होता? जगह संथाल परगना में। संथाल परगना, संथाल की जगह में। ठीक है, जगह का नाम था। और कौन था इसका नेतृत्व? इसका नेतृत्व कौन था? तो लिख लीजिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता सिंधु काहू चांद और भैरव। ऐसे यहाँ पर दे रखा है दो ही, लेकिन और भी थे इनके। ठीक है, सरदारी विद्रोह देख लेते हैं। ये कब हुआ था? 1858 से लेके 1895 तक। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर के पठार में। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर के जगह। छोटा नागपुर में। और सिंहभूम।
शिवम। अब चेरो विद्रोह देखिए, चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 में, 1820 से 21। इसका नेतृत्व कौन करता है? पालोंग। जगह कहाँ था? पालो। स्थान नेतृत्व करता भूषण सिंह। सही है। तमार विद्रोह भी तो लिखा ही है। ये कब हुआ था? 1789 से लेके 94 के बीच। कहाँ? छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर के पठार में। चलिए, ये हो गए हैं। आगे देखते हैं भावी आंदोलन। देखिए, वहाबी आंदोलन एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसमें सभी गैर इस्लामिक प्रथाओं को समाप्त करके इस्लाम को शुद्ध करने की कोशिश किया गया था। इसकी शुरुआत 1829 में रायबरेली के सैयद अहमद ने की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य है भारत में दर उल इस्लाम की स्थापना करना। सैयद अहमद जब पहली बार पटना आए तो उन्होंने महमूद हुसैन को अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया। 1821 में उन्होंने मोहम्मद हुसैन, विलायत अली और फरहत हुसैन और इनायत अली को खलीफा के रूप में नियुक्त किया। यह आंदोलन सऊदी अरब के अब्दुल वहाब और दिल्ली के शाह वली उल्लाह के शिक्षाओं से प्रेरित था। इसे 1870 में अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया था। हालांकि 1790 के दशक तक छिटपुट रूप में जारी रहा। अब आते हैं हाजी शरीयतुल्लाह वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता था और 1828 ईस्वी में से लेकर 1868 तक पटना का मुख्यालय केंद्र बना के रखा। 1863 में पटना में आंदोलन समाप्त हो गया और जब आंदोलन ने इनके कई नेताओं को कैद कर लिया गया। इससे इस आंदोलन को जारी रखने के लिए धन समाप्त हो गया। अब आता है 1857 की विद्रोह। तो हम 1857 का विद्रोह को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। एक वीडियो और लेके आएंगे इस पे और कंप्लीट कर देंगे हम। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।